स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम इतिहास यानी हिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जियोग्राफी जो आपका है, भूगोल का, हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया है। तो आप सभी विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं और इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और यहाँ पे जो चीज समझाई जा रही है इनको सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास के सॉल्यूशन को। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सारे सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। खंड अ की बात करें तो जिसमें एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी कि धौलावीरा, द साइट ऑफ इंदूज सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये धौलावीरा जो है गुजरात में है। मैप वर्क भी आएगा, उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किन शासकों को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था? तो यहाँ पर पूछा गया विच रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनाइमिक्स। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा सातवाहन। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सातवाहन। ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न, इसमें कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो वो थे वासवन्ना। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वासवन्ना। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हर्षचरित्र के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो है बाणभट्ट। तो ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑथर ऑफ हर्षचरित्र वाज या इज बाणभट्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर, इसमें पूछा गया है कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? तो ये यात्रा की गई थी सन 1800 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी विजिट विजयनगर इन 1800 एडी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विजयनगर के शासक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो जो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कॉल रूलर्स ऑफ विजयनगर, तो उनको हम कहते थे राय। ठीक है। तो यहाँ पे राय जो है इसका आंसर आ जाएगा राय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची थी? तो अफ्रीका और स्पेन से जो है मक्का को भारत पहुंचाया गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रीच्ड इंडिया फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पेन? दैट इज मेज। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मुगल काल का राजनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये महाभारत ग्रंथ का अनुवाद है। ठीक है। तो राजनामा ऑफ मुगल पीरियड इज ट्रांसलेशन ऑफ विच इंडियन टेक्स्ट? तो दैट इज महाभारत। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था? तो लीडरशिप जो झांसी की रिवोल्ट की हुई थी 1857 की, उसको किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 1947 के विभाजन के समय निम्न में कौन एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? कौन सा एक शब्द जो है व्यक्त नहीं किया गया? तो उस समय मार्शल लॉ भी व्यक्त किया गया था, हुल्लड़ नाम से भी उसको व्यक्त किया गया था, महामारी भी उसको व्यक्त किया गया था, उसको रिवोल्ट के नाम से नहीं व्यक्त किया गया था। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह के नाम से या विद्रोह के शब्द से इसको जो है व्यक्त नहीं किया गया था। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो वो किसके द्वारा जो है आपका जो है भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है खालिस्तानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी खालिस्तान ने ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपियों का अर्थ जो है निकाला, तो वो कौन थे? जेम्स प्रीसेम्प थे। ठीक है। जेम्स प्रीसेम्प जो है उनका नाम था। तो जेम्स प्रीसेम्प जो है आप इंग्लिश में भी लिख देंगे। एन ऑफिसर इन मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्प्यूटेड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें पूछा गया कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के खालिस्तान पंथियों से है, तो दादू पंथियों से जो है उसका संबंध है। ठीक है। दादू पंथी इन राजस्थान। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 1853 में हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए खालिस्तान ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए थे, तो 1937 ईस्वी में कराए गए थे, 1937 में। ठीक है। तो ये आपका 1937 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपके अति लघुत्रात्मक एक नंबर जो प्रश्न होंगे उनके आंसर देंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो आज के स्विमिंग पूल जो है हमें हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ पे को नहीं आएगा, की किस संरचना की याद दिलाते हैं? टुडे स्विमिंग पूल रिमाइंड अस विच स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो वो है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ के नाम से जो है जिसको जाना जाता है उसकी याद दिलाते हैं। ठीक है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो वो थे बी.एस. सुथांकर। ठीक है। जिसको विष्णु सीतारमन सुथांकर के नाम से पूरा जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था? तो बहिर्विवाह की बात हो रही है। यहाँ पर आपको 3 विवाह देखने मिलेंगे, अंतर्विवाह, ठीक है, और बहिर्विवाह, और साथ साथ में बहुपत्नी प्रथा। ठीक है। और बहुपति प्रथा, इस तरह से 4 आपको मिलेंगे। इसमें से आपको केवल बहिर्विवाह ही बताया गया है, तो वही पूछा गया, वही बताना है। मैंने चारों इसलिए दिए हैं कि आप इनको जरूर एक बार याद कर लें। तो व्हाट वाज मीन्ड बाय एक्सोगोमी इन अर्लर
सोसाइटी, अर्ली सोसाइटी, तो वो था आपका बहुर विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। एक नंबर के आंसर में इतना ही आपको लिखना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एसोगोमी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो चार यहाँ पर तीन इसके अलावा जो हैं इनको जरूर पढ़ लेना, ये भी आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया अरबी में रचित अल रुबानी की प्रसिद्ध कृति का नाम जो है आपको लिखना है। तो उसका प्रसिद्ध जो कृति थी उसका नाम था किताब उल हिंद, तो आप आंसर लिखेंगे किताब उल हिंद। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार किसको अपना ईष्ट मानते थे। तो वो विष्णु देवता को, विष्णु को जो है अपना ईष्ट मानते थे, तो यहाँ पे आपका विष्णु इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं। तो द्रविड़ जो मंदिर, दक्षिण भारत मंदिर शैली को द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। तो द्रविड़ या दक्षिण भारत मंदिर शैली में मंदिर जो है चारों ओर एक चार दीवारी से घिरा हुआ होता था और इस चार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहते थे, तो यही गोपुरम कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी इसका आंसर लिखा है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से नोट करते हुए चलते रहेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मुगल बादशाह अकबर ने 1563 और 1564 में कौन से करों को समाप्त कर दिया था। तो इन्होंने दो कर इस समय समाप्त किए थे। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पूछा गया अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया सेंसस मेड किया गया था वो 1872 में पहला प्रयास किया गया था, 1872। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया था। तो उन्होंने जो ये ऐलान किया था वो किया था 16 अगस्त 1946 को, तो 16 अगस्त 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी। तो कांग्रेस की जो है 8 प्रांतों में सरकार बनी थी, 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केंद्र और राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो उनका पूर्ण जो मत था वो केंद्र को शक्तिशाली बनाना था, तो यहाँ पे केंद्र या सेंटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी और उर्दू की मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। तो वो हिंदी और उर्दू की मेल से बनी भाषा जो थी वो थी हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड बी सेक्शन बी की बात करें जिसमें 50 शब्दों में लगभग आपको उत्तर देने हैं। इसमें दो अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक अंक के प्रश्न आपने देख लिए। तो यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कार्य को स्पष्ट करना है आपको। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य जो है अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान देना तथा दान लेना था। और क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना इत्यादि था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट करेंगे। पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम आपको लिखने हैं। तो वो 4 चिंतक जो है पहला हो जाएगा ईरान में जो है जरथुस्त्रत थे और चीन में जो है खुंगत्सी थे और यूनान में जो थे सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 4 नाम आपको याद होने चाहिए, उनको लिखना होगा और इंग्लिश मीडियम का आंसर्स यहाँ से आप नोट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए। तो यहाँ पर 3 तरह के बदलाव देखने को मिले। बुद्ध को भी एक जो है सामान्य मनुष्य समझा जाता था, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उनके बारे में उभरने लगी और यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। और इसके बाद साथ ही साथ जो है बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी, यानी कि बौद्ध धर्म जो है उसका भी ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचलन देखने को मिला। तो ये 3 चीजें जो आप बता सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 3 चीजें आपको जरूर लिखनी है, 4 में कम से कम 5 लिखनी है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है ताकि आपका 1 पॉइंट गलत भी हो तो आंसर पूरे के पूरे मिल जाए आंसर्स के नंबर। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट को आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है, अपने विचार स्पष्ट करने। ये आपके विचार से पूछा गया है। तो जैन धर्म में अहिंसा का मूल सिद्धांत है, तो कह सकते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा एक मूल सिद्धांत है। इस धर्म के अनुसार मन में किसी का अहित ना सोचना, साथ ही साथ किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा नुकसान ना देना और किसी भी प्राणी से हिंसा ना करना इस धर्म का आधार है। और जैन धर्म और एवं हिंदू धर्म में अहिंसा का बहुत ही महत्व है और जैन धर्म में के मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्म जो है कहा गया है। अतः जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। तो इस तरह से हम इस आंसर को संतुष्ट कर पाएंगे और 2 नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से नोट करेंगे अपने आंसर्स को। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया इब्न तूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषताएं जो आपको लिखनी है। 1+1 मार्क्स इक्वल्स टू 2 मार्क्स आपको मिलेंगे 2 विशेषताएं लिखने से। तो यहाँ पर पहला विशेषता हम बता सकते हैं, मैंने 3 विशेषताएं लिखी हैं, इनमें से कोई भी 2 विशेषताएं आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों ने उन्हें जो है उनके लिए विशेष उपाय किए थे और सभी व्यापारिक मार्गों पर जो है सराय और गेस्ट हाउस कम दूरी पर उपलब्ध थे।
उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं भारत में डाक व्यवस्था दो प्रकार की होती थी, एक थी हार्स पोस्ट जिसे अलुक कहा जाता था, और जो है दूसरा था फुट पोस्ट जिसे जो है दावा कहा जाता था। ठीक है, और तीसरा जो आंसर आप लिखना चाहें, अगर आप लिखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो डाक प्रणाली की दक्षता ऐसी थी, यानी कि इतनी अच्छी थी कि इसने जो है व्यापारियों को न केवल सूचना भेजने और लंबी दूरी तक क्रेडिट यानी पैसे भेजने की अनुमति दी, बल्कि कम समय में माल भेजने की भी अनुमति दी थी। तो ये थी जो रेवेन्यू तूता ने डाक प्रणाली की दो विशेषताएं जो यहाँ पे बताई थी, हमने तीन बता दी हैं आपको, ये तीनों को लिख सकते हैं, और तीनों को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हैं, संक्षेप में आपको समझाना है। तो बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना जो है 2 नंबर के हिसाब से हम कर देंगे। तो बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, क्योंकि अब क्यों नहीं है हम सहमत, क्योंकि बर्नियर ने महसूस किया कि भारत जो है पश्चिमी देशों से हीन और बदतर था, और दूसरा जो है बर्नियर ने भारत में भू स्वामित्व की बात भी की, जिसके अनुसार यहाँ भूमि का कोई निजी स्वामित्व नहीं था, यहाँ की भूमि राजा की थी। तो ये दो बातें जो है बर्नियर की खास थी, जिससे हम पूर्ण तरह से सहमत नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख करना है। विजयनगर साम्राज्य जो था इसका किलेबंदी कैसी थी, फोर्टिफिकेशन कैसा था, वो आपको बताना है। तो विजयनगर शहर के विभिन्न भाग जो है किले की विशाल दीवारों से घिरे हुए थे। पहला पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से 2 नंबर के हिसाब से आपको कम से कम 3 पॉइंट जरूर लिखने चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम बता सकते हैं, इस किलेबंदी ने खेतों, बगीचों और जंगलों जैसे कृषि क्षेत्रों को भी घेर लिया था। साथ ही साथ आप बता सकते हैं, हालांकि किलेबंदी की एक दूसरी पंक्ति ने शहरी परिसर के आंतरिक भाग को भी घेर लिया था, और किलेबंदी की एक तीसरी पंक्ति शाही केंद्र के चारों ओर जाती थी, और किले में प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह से संरक्षित द्वार थे। तो इस तरह से आप ये चारों पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट जो अच्छी तरह से बता सकते हैं, जो किलेबंदी को उजागर करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तीनों पॉइंट जो है आप चारों पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो पॉइंट आपको ईजी लगे, मैंने पॉइंट ज्यादा इसलिए लिखे हैं, जो आपको ईजी लगता है उसको आप याद करें। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो है मुगलकालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी, आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम 3 भूमिकाएं बताएंगे, इसमें से कोई भी आपको 2 भूमिकाएं लिख देनी है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जो आपको अच्छी तरह से याद आते हैं उनको याद कर लेना है। तो पहला जो पॉइंट है, मुगलकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पुरुष पुरुष जो है खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, और महिलाएं मुख्य रूप में बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी, और पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी। दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं, उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थे। और तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, महिलाएं आवश्यकता होने पर नियोक्ताओं के घर में भी काम करती थी, और अपने फसल उत्पाद को बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। तो ये पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसका आंसर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो यहाँ से नोट आउट कर सकते हैं, आराम से पढ़ लें और समझ लें। हिंदी में समझाया गया, इसलिए इंग्लिश आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, मुगलकालीन खुद कास्ट और पाही कास्ट किसानों में जो है आपको अंतर बताना है। तो 2 अंतर बता देंगे तो आपका जो है 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों अंतर को लिखा है, या फिर आप दोनों में ही आप रेफरेंसेस बता देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला जो है आपका, मुगलकालीन गांव में खुद कास्ट की अपनी खेती की जमीन थी, वे यहाँ स्थायी रूप से रहते थे और सभी कृषि का कार्य करते थे। संक्षेप में गांव में जो है स्थायी वो निवासी थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो गांव के स्थायी निवासी थे जो खुद कास्ट थे। और पही कास्ट जो थे उनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, और वे अनुबंध यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है कृषि का कार्य करते थे। वे स्थायी रूप से कृषि का कार्य नहीं करते थे, तथा गाँव में स्थायी रूप से वे नहीं रहते थे। तो ये चीजें जो है आप अंतर में स्पष्ट कर सकते हैं आसानी से। इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है, मुगल शासकों का वंशाक्रम बताना है। तो पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से आपको लिख देना है। सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस तरह से ये मुगल शासकों का जो है वंशाक्रम है। और अगर आपसे सन पूछता है तो सन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इन सन को भी आप लिख सकते हैं। अगर सन नहीं पूछा है तो आप केवल इनके नाम भी लिख देते हैं क्रम से, पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और सन मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप एक बार जरूर इसको नजर डाल के याद कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा गया है, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई जो 5वीं रिपोर्ट थी वो क्या थी। तो यहाँ 5वीं रिपोर्ट सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में तथा क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट जो है 1002 पृष्ठों में थी, और 800 से अधिक पृष्ठों में जमींदारों और रैयतों की अर्जियां थी, जो भिन्न भिन्न जिले के कलेक्टरों की रिपोर्ट और राजस्व के विवरण से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर टिप्पणियां, जो लिखित टिप्पणियां भी इसमें शामिल की गई थी। तो ये थी जो है 5वीं रिपोर्ट। तो इस तरह से आप इस आंसर को देंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पूछा गया आपसे, उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है। तो उपनिवेश काल में कुदाल और हल का तात्पर्य हम इस तरह से बता सकते हैं कि पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ध्यान रखना है, पहाड़िया लोग जो थे वो अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल को पहाड़िया के लोगों का जीवन का प्रतीक माना गया, तथा हल को नए बाशिंदों यानी सांथलों की शक्ति का प्रतिनिधित्व या प्रतीक माना गया था। तो ये था कुदाल और हल से तात्पर्य। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, 2 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पूछा गया आपसे,
आजादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को जो है स्पष्ट करना है। इसमें भी आपको 2 नंबर ही है, यानी कि कम से कम 3 पॉइंट लिख देने हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं ताकि ये अगर क्वेश्चन बड़ा बने तो आप आसानी से इसको लिख सकें। स्वतंत्रता के समय एक अकेले फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है। पहले पॉइंट में हम लिख सकते हैं, वे अहिंसा के मार्ग पे विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास था कि अहिंसा किसी भी व्यक्ति के हृदय को बदल सकती है। दूसरे पॉइंट में हम बता सकते हैं, उसने या उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे को मारने से, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई करने से, झगड़े करने से और यहाँ तक कि मारने से रोका, और वास्तव में उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक वीरतापूर्ण प्रयास किया। गांधी जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी सदस्यों को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी विश्वास और जो भाईचारा है उसको मजबूत किया है। पे भाईचारा लिख देना। इसके बाद उन्होंने लोगों के दिल में बदलाव लाने के लिए अपना उपवास भी शुरू किया और गांधी जी के कई हिंदुओं और सिखों ने भी उपवास रखा। और मौलाना आजाद के अनुसार इस व्रत का प्रभाव विद्युत जैसा था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी हिंदू मुसलमान एकता को मजबूत किया। तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट जो आप लिख सकते हैं इस प्रश्न के आंसर में आपको लिख देने हैं। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर ये बड़ा क्वेश्चन बनता है तो भी आप इतने पॉइंट्स लिख देंगे तो कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और जो पॉइंट आपको याद हो वही याद करने हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका सेक्शन सी शुरू होता है। इसमें जो है लगभग 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे पूछा गया आपसे 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारणों को स्पष्ट करना है कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से मगध जनपद जो था इसका विकास सबसे ज्यादा हुआ था। इसके कारण क्या थे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहला एक भौगोलिक कारण था जिसमें आपका मगध गंगा घाटी के ऊपर और निचले हिस्सों में स्थित था। साथ ही साथ यह पश्चिम और पूर्वी भारत के बीच मुख्य भूमि मार्ग पर स्थित था और इस क्षेत्र में जो है उपजाऊ मिट्टी थी। तो ये था इसका भौगोलिक कारण। इसके साथ अगर मैं आर्थिक कारण की बात करूं तो आर्थिक कारक को हम बता सकते हैं, मगध में जो है तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे और इसकी एक बड़ी आबादी थी, यानी कि जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा थी, जिसका उपयोग जो है कृषि, खनन और शहरों के निर्माण और सेनाओं में किया जा सकता था। तो ये इसका आर्थिक कारण हो गया। 2 पॉइंट में हमने आर्थिक कारण को डिस्क्राइब कर दिया। और इसी तरह से राजनीतिक कारक की बात करें तो इसमें मगध जो है भाग्यशाली था क्योंकि उसके पास में कई शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। साथ ही साथ उसके पास जो है मजबूत सेनाएं थी और लोहे की उपलब्धता ने उन्हें उन्नत हथियार विकसित करने में सक्षम बनाया था। तो ये सारे रीजंस थे जो मगध जो है 16 महाजनपदों में से प्रथम स्थान पे था। तो 3 नंबर के हिसाब से जो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से अपने आंसर्स को नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। इसका विश्लेषण आपको करना है, यानी आपको अपने हिसाब से बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपको इसका आंसर दिया है। कबीरदास उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थानों, विचारों और प्रथाओं पर सवाल उठाते थे, क्योंकि वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। परम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए कबीर ने जिन परंपराओं का पालन किया उनमें इस्लाम को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर के रूप में भी शामिल किया। साथ ही साथ कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर के श्लोकों का संकलन जो है मिलता है। उन्होंने ईश्वर की खोज में धार्मिक और सामाजिक संस्थानों, विचारों और प्रथाओं पर जो सवाल उठाए थे और वह किसी विशेष धर्म के बजाय जो है भक्ति में विश्वास रखते थे। तो इन सभी चीजों को अगर आप लिखते हैं तो कबीरदास जो है उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं जो उन्होंने दिए थे। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के आंसर्स जो है यहाँ से आप गाइड कर सकते हैं। तो कम से कम जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 से 4 पॉइंट आपको जरूर लिखने ही लिखने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे। तो उन्होंने क्या किया था क्वेल करने के लिए अपस्टिंग को। तो देखिए, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने नए कानूनों को पारित कर दिया। न केवल पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, न केवल पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, बल्कि अंग्रेजी सिपाहियों को भी विद्रोही पर मुकदमा चलाने और उसे दंड देने का अधिकार दे दिया। विद्रोह को कुचलने के लिए लोगों को शक के दायरे पर भी जो है बंदी बना लिया जाता था और लोगों पर कोई मुकदमा या कानून की प्रक्रिया नहीं होती थी और विद्रोही की केवल एक ही सजा होती थी, सजाए मौत। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से बड़ी संख्या में सैन्य बल की सहायता जो है मंगवा ली और अंग्रेज सैनिक ने जनरल के आदेश पर उन सभी क्षेत्रों में घोर अत्याचार किए जहां आंदोलन चल रहा था। सैनिक विद्रोहियों को मार करके पेड़ से लटका देते थे ताकि लोगों में मरने का भय उत्पन्न हो सके। अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए 2 तरफ से हमले करना शुरू कर दिया, एक तरफ पंजाब से और दूसरी तरफ कोलकाता से। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है देश की राजधानी पर अपना पहला नियंत्रण स्थापित किया। तो इस तरह से जो अंग्रेजों ने 1857 के क्रांति को कुचलने के लिए काफी कदम उठाए थे। तो ये सारे कदम हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 कदम 5 कदम आपको जो अच्छा लगता है वो याद लिख सकते हैं, जिससे आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारे बताए हैं जो मैंने ऊपर, वही पॉइंट्स जो है आप नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। तो औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल के रखने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण हम बता सकते हैं, इन रिकॉर्डों से शहर में व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक प्रगति, सफाई, सड़क परिवहन, यातायात, प्रशासनिक क्रियाकलापों की आवश्यकताओं को समझने, जानने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने में सहायता मिलती थी। साथ ही साथ शहरों की बढ़ती और घटती आबादी के प्रतिशत को जानने के लिए भी ये रिकॉर्ड रखे जाते थे और
शहरों की चारित्रिक विशेषताओं के अन्वेषण के समय उन रिकॉर्डों का प्रयोग सामाजिक और अन्य परिवर्तनों को जानने के लिए किया जाता था। तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से आपको याद करना है कि औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स को क्यों संभाल के रखे जाते थे। तो इसका आंसर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से तीनों पॉइंट को नोट कर सकते हैं और ये तीनों पॉइंट ही लिखने आवश्यक है क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट कम से कम आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें डी सेक्शन में आ चुके हैं। डी सेक्शन में आपका 21वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी थी? तो इनके आंसर्स को हम देख लेते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बड़े क्वेश्चन है जिसकी शब्द सीमा 250 शब्द तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर पहले भी कम ही शब्दों में भी संतुष्ट हो जाता है और आपके शब्द सही लिखे गए हैं तो आपका पूरा आंसर सही माना जाएगा। तो निचला शहर दुर्ग से निम्न बातों में भिन्न था। तो पहला जो हम बात कर सकते हैं, निचला शहर मोहनजोदड़ो के पूर्वी भाग में स्थित था। यहाँ स्थित कई भवन ऊंचे चबूतरों पर बने हुए थे जो नींव का कार्य करते थे। और दुर्ग जो है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिमी भाग में बना हुआ था जिसके भवन कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बने हुए थे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पार्ट में आप बता सकते हैं, निचले शहर में योजनाबद्ध तरीकों से निर्मित भवन थे जबकि दुर्ग में सार्वजनिक स्नानागार और माल गोदाम एवं जलाशय मिलते थे। साथ ही साथ अगले पॉइंट में आप बता सकते हैं कि निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे जहां अधिकांश क्रियाकलाप भी यहीं होते थे और निचला शहर जो है अधिक विस्तृत था और जबकि दुर्ग जो है छोटा था। और इसके बाद एक पॉइंट और पूछा गया आपसे, क्या दुर्ग पर मालगोदाम और विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी मिलती हैं? तो वो भी आप बता सकते हैं, हाँ, दुर्ग पर मालगोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त जो है अन्य संरचनाएं भी मिलती हैं जिसमें जलाशय, कुआं, स्तंभों वाला हॉल, स्तूप क्षेत्र और विशाल आंगन आदि प्रमुख हैं। तो ये आपका आंसर जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। इन आंसर को इस तरह से आप लिखेंगे और भी डिस्क्राइब आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में आपको बताई है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बढ़ाकर एक दो लाइन और बढ़ा सकते हैं ताकि ये आंसर और बड़ा हो सके। तो यहाँ पर आप जो है आंसर्स को यहाँ से कैरी करेंगे और ये आंसर इसी तरह से आपको लिखने हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अथवा पार्ट में पूछा गया है। इसमें पूछा गया हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचन जो है आपको करना है कि वो कैसे निर्वाह करते थे। तो हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीके इस प्रकार है। पहला जो हम बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है से भोजन प्राप्त करते थे। साथ ही साथ हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा, चावल तथा तिल शामिल है जो दर्शाते हैं कि हड़प्पा निवासी कृषि भी करते थे और पुरातत्व ये मानते थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था और कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही साथ हड़प्पा के स्थलों से मिली जानवरों की अस्थियों में जो है भेड़, बकरी और भैंस तथा सुअर की अस्थियां शामिल है जो ये दर्शाते हैं कि हड़प्पा निवासी अपने निर्वाह के लिए जो है पशु पालन करते थे। साथ ही साथ जंगली प्रजातियों में जैसे सुअर, हिरण और घड़ियाल आदि की अस्थियां मिली हैं। हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासियों ने स्वयं इन जानवरों का शिकार किया है अथवा अन्य आखेट समुदाय यानी कि दूसरे समुदाय ने इसका जो है मांस प्राप्त जो है दूसरे समुदाय से वो लोग जो है इसका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की अस्थियां भी जो है यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने और मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी जो हड़प्पा स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं जो एक हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों को दर्शाते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से इस आंसर को नोट डाउन करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा पॉइंट। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे जो आपका क्वेश्चन है। इसमें जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन आपको करना है। तो गांधी जी स्वयं को नेता ना मानकर सामान्य जनसमूह का एक हिस्सा मानते थे। वे अपनी पहचान सामान्य जन की तरह ही करवाते थे। सभी से सहानुभूति रखना, घनिष्ठता से रहना और उनका स्वभाव था। और सभी आंदोलनों, कार्यक्रम आदि के अनेक गतिविधियों में गांधी जी उन्हीं की तरह जो है वस्त्र पहनते थे और रहते थे और उनकी ही भाषा बोलते थे। और कुछ लोग गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहते थे। सूत काटना, चरखा चलाना उनके लिए कोई शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात थी। और गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य जो है महात्मा जैसे अलग अलग नामों से जो है ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक महान उद्धारक थे जो उनके लिए जीवन की मान मर्यादा और स्वायत्ता वापस लाने वाले थे। गांधी जी गरीब श्रमिकों के साथ स्वयं को जोड़ देते थे या जोड़ के रखते थे और जन सामान्य के बीच फैली प्रत्येक बुराई को जड़ से समाप्त करना चाहते थे या मिटाना चाहते थे। समाज का जो है दमित वर्ग उनके लिए दमित नहीं था, यानी कि जो लोग दबे हुए थे उनको भी वो सही तरीके से उनको अपने बराबर का मानते थे। घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देना, छुआछूत की समाप्ति, बाल विवाह खत्म करने और भारतीयों में आपसी संयम, सौहार्दता और आर्थिक स्तर पर स्वावलंबन की प्रेरणा और खादी पहनने की महत्ता पर जोर डालना और अस्पृश्य से कोई भेदभाव नहीं करना, समाज में व्याप्त उच्च नीच को समाप्त करना और आपसी एकता तथा सादा जीवन, उच्च विचार आदि प्रयास जो है महात्मा गांधी के जन नेता के रूप की जो है व्याख्या करता है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा पॉइंट जो है समझाएंगे। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के आंसर्स हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है उसी तरह से लिखा गया जो ऊपर लिखे गए हैं, तो इनको जरूर आप नोट डाउन करेंगे। इसके अथवा पार्ट की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत जो है सरकारी ब्यौरों से किस तरह से भिन्न होते हैं? तो निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में निम्न बातों का पता चलता है। पहली बात करें, निजी पत्र से हमें लिखने वाले व्यक्ति के निजी विचारों की झलक मिलती है।
और पत्रों के माध्यम से लिखने वाले की पीड़ा, गुस्सा, असंतोष, बेचैनी, आशाओं और निराशाओं का पता चलता है। उनकी विचारधाराओं और नीतियों की झलक मिलती है। चूंकि निजी पत्र दोस्तों और सहयोगियों को लिखे जाते हैं, इसलिए उसमें बनावटीपन के लिए कोई स्थान नहीं होता और वे जो है आईने की भांति व्यक्ति का जो है प्रतिबिंब बनते हैं या उसके प्रतिबिंब को झलकाते हैं या दर्शाते हैं। और आत्मकथाएं जो है व्यक्ति के अतीत की जानकारी देती हैं। इसमें व्यक्ति के जन्म स्थान, परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियों और जीवन की सफलताओं असफलताओं आदि का जो विस्तार से इसमें वर्णन होता है। चूंकि आत्मकथाएं जो है स्मृति के आधार पर लिखी जाती हैं, यानी कि यादों के आधार पर लिखी जाती हैं, तो इसलिए इसमें जो है संपूर्णता का अभाव होता है, यानी कि हर चीज बिल्कुल सही हो, सटीक हो, उसका अभाव होता है। साथ ही साथ ये जो स्रोत है, ये सरकारी ब्यौरे से कैसे भिन्न होते हैं, इस बात को भी हम बता देंगे। तो सरकारी ब्यौरों से जो है निजी पत्र और आत्मकथाएं जो है पूर्णतः से भिन्न होते हैं। ये गोपनीय होते हैं। जो सरकारी ब्यौरे होते हैं ये गोपनीय होते हैं। ये स्थानीय इलाकों में पुलिस के जरिए मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होते हैं और ये सरकारी नीतियों, दृष्टिकोण और तथा लिखने वाले की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से इस आंसर को कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश मीडियम के आंसर जो है आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो है आपका 23वां और अंतिम प्रश्न, इसमें भी आपका ऑप्शन है। इसमें 2 मानचित्र वर्ग दिए गए हैं। पहला है भारत के रेखा मानचित्र में जो है आपको कौशाम्बी और मीताथल, उसके अलावा खेड़ा, पूना और पांडिचेरी को दिखाना है। तो ये पांचों स्थान को मैंने यहाँ पे दिखाया है, जिसमें एक एक नंबर मिला करके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका मीताथल जो हरियाणा में आप देखने को मिलेगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में कौशाम्बी जो है यूपी में आपको देखने को मिलेगा और इसके बाद में खेड़ा गुजरात में, पूना महाराष्ट्र में और पांडिचेरी आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे आप मैप में दिखा सकते हैं। इसके अथवा पार्ट की बात करें तो अथवा में आपको चंपा दिखाना है, धौलावीरा दिखाना है, बरदौली दिखाना है, मेरठ और सोलापुर। तो सबसे पहले मेरठ की बात करें तो ये यूपी में पड़ जाएगा आपका। इसके अलावा जो धौलावीरा और बरदौली दोनों ही गुजरात में पड़ जाएंगे और इसके बाद में जो सोलापुर आपका महाराष्ट्र में और चंपा छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी को आपको इस तरह से दर्शा देना है जिस तरह से हमने दर्शाया है। तो इसी तरह से ये आपका जो है आंसर कंप्लीट हो रहा है और यही मैप वर्क आपको देखने को मिलेगा। आगे के सॉल्यूशंस आपके बनाए जा रहे हैं मिशन मेरिट के। ये तीसरा वीडियो है जिसमें आपने इसका सॉल्यूशन देखा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जियोग्राफी कंप्लीट करा दिया गया है, हिस्ट्री आपने देख लिया है और इंग्लिश भी आपका कंप्लीट करा दिया गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स जो है कंटिन्यूअस आ रहे हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को पहले सॉल्व किया जा रहा है। तो आप भी कमेंट करते रहें। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो लोग भी सॉल्यूशन देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।